राहुल गांधी ने राहुल गांधी उनके पिताजी इंडिया के प्रधानमंत्री थे। India is an old country. जिनकी दादी इंडिया की पहली वुमन प्रधानमंत्री थी। हम भारतीय नागरिक हैं। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलते हैं। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज वही राहुल गांधी ने ऐसा कमबैक किया है कि इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आइए आज इनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 19 जून 1970 से शुरू होती है, जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल गांधी रखते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी का जन्म हुआ उस टाइम पे उनकी दादी पीएम ऑफ इंडिया थी, इसलिए राहुल गांधी का दिल्ली के सेंट कोलम्बियो नाम के स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है, जो उस टाइम पे दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल थी। सब कुछ सही चल रहा था, राहुल गांधी की पढ़ाई भी सही चल रही थी। लेकिन इसी बीच में आता है साल 1984 और यहाँ पे इंदिरा गांधी को उनके ही गार्ड ने गोली मार के हत्या कर दी थी। और यहाँ पे इनकी दादी ही नहीं बल्कि देश की पीएम की हत्या हुई थी। इसलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनकी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई घर पे ही स्टार्ट कर दी जाती है और टीचर उनको घर पे आके पढ़ाते हैं। सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी जाती है कि वो सारा टाइम घर पे ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते। बट फाइनली 6 साल बाद इंडिया से यूएसए जाते हैं और वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं। बट 99 में उनके फादर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और वो फिर से यूएसए से इंडिया वापस आ जाता है। अब उनके घर में 2 डेथ हो चुकी थी, इसलिए घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से राहुल गांधी बाहर पढ़ने नहीं जा सकते क्योंकि इनका सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। ऐसे में राहुल गांधी एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं अपना नाम चेंज करने का। राहुल गांधी की जगह पे राहुल विंसी रखते हैं। भी था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से और वो फिर से फ्लोरिडा जाते हैं और यहाँ पर ही एडमिशन करवा के इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ते हैं और यहाँ पर ही उनकी पूरी एजुकेशन खत्म कर लेते हैं। अब राहुल इतना पढ़ चुके थे कि उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि उनको कभी भी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना। लेकिन इनके परिवार ने उनको घुमा फिरा के अंत में पॉलिटिक्स में ले ही आते हैं और फाइनली राहुल गांधी को 1990 में इंडिया वापस आना ही पड़ता है। जब वो इंडिया वापस आते हैं तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बन चुके थे और दूसरी तरफ इनकी मम्मी सोनिया गांधी नेक्स्ट पीएम बनने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरा एडी चोटी का जोर लगाते हैं ताकि हम अगला इलेक्शन जीत जाए। अब राहुल गांधी को भी समझ आ चुका था कि उनकी मम्मी भी पॉलिटिक्स में घुस चुकी है, अब कोई बचा ही नहीं है, उनको ही ये लेगेसी कैरी करनी पड़ेगी जो इतने सालों से चली आ रही है। वो नहीं चाहते हुए भी उनको पॉलिटिक्स में घुसना पड़ता है। फाइनली 2004 में इलेक्शन आता है और इसमें पहली बार राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाता है। अब देखिए राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन काफी आसानी से 2.5 लाख वोट के मार्जिन से जीत जाता है और इलेक्शन भी कांग्रेस जीत जाती है। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी पीएम बनने के लिए रेडी थी। सबको ये कंफर्म था कि सोनिया ही पीएम बनने वाली है क्योंकि सालों से उनके परिवार में ऐसा ही चलता आ रहा है। पर यहाँ पे राहुल गांधी एक बड़ा डिसीजन लेते हैं और सोनिया गांधी को कहते हैं आप पीएम नहीं बनोगी। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे क्योंकि पीएम के पद पे परिवार में 2 डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, अब यहाँ पे तीसरी भी हो सकती है, इसलिए वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। इसलिए वो सोनिया गांधी को साफ मना कर देते हैं और उनके कहने पे सोनिया गांधी पीएम नहीं बनती। लेकिन 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बनाया जाता है। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद यूपी, बिहार ऐसे अलग अलग स्टेट में जाके रैली निकालते हैं। वहाँ पे सबको मिलते हैं, फार्मर्स, मजदूर, दलित, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, सबको साथ लेके चलते हैं। और वो ये भी कहता है कांग्रेस कभी भी 2 लोग को डिवाइड नहीं करती। Believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या फिर किसी भी रिलीजियस का हो, कांग्रेस का काम है सबको साथ लेके चलना। वैसे में राहुल गांधी काफी जगह पे इंटरव्यू देते हैं, इंग्लिश में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो लोगों को इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। और 2009 में फिर से इलेक्शन आते हैं और इस बार राहुल गांधी 3,91,979 वोट के बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। 2009 में फिर से कांग्रेस जीत जाती है, इनकी पार्टी को 206 सीट मिलती है और एक बार फिर से मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है। सब कुछ सही चल रहा
रहा था, लोग राहुल गांधी को पसंद भी कर रहे थे। लेकिन साल आता है 2014 और 2014 में नरेंद्र मोदी की एक अलग ही इमेज निकल कर बाहर आती है। नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी ने मिलकर एक कैंपेन चलाते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, और कहते हैं अगर इस बार सरकार बीजेपी की बनती है तो आपके अच्छे दिन आएंगे। वैसा एक थॉट सबके दिमाग में डाल देते हैं। मोदी अपने हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा करके बुलाते हैं। शहजादे, सरकार आपकी है, ताकि लोगों को लगे कि वो एक शहजादा है और मैं एक चाय वाला। 2014 के इलेक्शन में लोग चाय वाले को ज्यादा ही पसंद करने लगे थे, क्योंकि उस तरफ राहुल गांधी का पूरा खानदान पॉलिटिक्स से भरा पड़ा था। और लिटरली 2014 के इलेक्शन में बहुत बड़ा उलटफेर होता है। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिलती है और बीजेपी का 282। राहुल गांधी अपनी सीट पे फिर से एक बार जीत चुके थे, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। 2009 में इनके पास 206 सीट थी और 2014 में सिर्फ 44 सीट। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनकी कितनी बड़ी हार होगी। अगर आप राहुल गांधी का उस टाइम का इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना चिल है। इस हार से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। उनको ये बात नहीं पता कि 2014 के बाद उनका बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है। उसे कमबैक करने के लिए उनको सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। देखिए, जब 2014 में बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो सारे मीडिया मोदी की तारीफ करने लगती है और मोदी को बीजेपी का मेन फेस बनाया जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कांग्रेस का मेन फेस राहुल गांधी को बनाया जाता है। और वैसे में जब कांग्रेस हारी तो सब लोग कहते हैं राहुल गांधी हार गए, लेकिन असल में राहुल गांधी अपनी सीट पे जीते थे। इसके 2 साल बाद जियो का ऐसा बूम हुआ कि सबके पास इंटरनेट आ गया, सबके पास टच स्क्रीन मोबाइल आ गया। वैसे में न्यूज चैनल तो दिखा ही रहा था कि मोदी महान है और राहुल गांधी बेवकूफ, और सब जगह पे इनके मीम्स बनाया जाता है। उनको पप्पू कहते हैं, उनको सब जगह पे नीचा दिखाया जाता है और पूरे देश में राहुल गांधी की इमेज एक पप्पू जैसी निकल कर आती है। और ये बात राहुल गांधी को भी पता लग जाती है और वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं हाँ मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। और ये सब चीज हो रही थी तब राहुल गांधी एज अ पर्सन तो नीचे जा ही रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनकी पार्टी भी नीचे जा रही थी। उनका डाउनफॉल होता ही जा रहा था और ये डाउनफॉल का असर 2019 के इलेक्शन में दिखता है, जब राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं। अमेठी से राहुल गांधी पीछे है। इस बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है और दूसरी तरफ कांग्रेस हार जाती है। अब लोगों को लगता है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का दी एंड हो चुका है, अब अपोजिशन जैसा कुछ है ही नहीं। सबको यही लग रहा था कि कांग्रेस का दी एंड हुआ है, उसका जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी है। अब एक्चुअली में राहुल गांधी को भी ऐसा लगा कि कांग्रेस का दी एंड हो चुका है, लेकिन 2019 से 2022 तक राहुल गांधी गायब हो जाते हैं और लोगों को लगता है अब राहुल गांधी का भी दी एंड हो चुका है। आप जरा सोचिए, इतने बड़े पार्टी का वारिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है, वो कैसे गायब हो सकता है। बट होता क्या है कि 2022 के सितंबर में राहुल गांधी ये अनाउंस करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल जाएगी, जिसका डिस्टेंस 3570 किमी होगा। और इस यात्रा में सब जगह पे प्यार बांटने वाले हैं, सबको मिलने वाले हैं। लोगों को ये एक मजाक लग रहा था, मीडिया में भी ये चीज कवर नहीं हो रही थी। सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी वैसे ही कुछ भी बोल देता है, लेकिन कमाल की बात ये है कि राहुल गांधी जब ये यात्रा शुरू करते हैं तब धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ने लगते हैं और इस यात्रा के बाद राहुल गांधी बिल्कुल चेंज दिखते हैं। कमाल तो तब होता है जब ये यात्रा कंप्लीट होती है। तभी एक मीडिया रिपोर्टर राहुल गांधी को पूछते हैं, पहले आपकी ऐसी इमेज थी और अब कैसी है। तब राहुल गांधी उसे कहते हैं वो राहुल गांधी मर चुका है, आप उसे भूल जाइए। गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं। देखिए, ये स्पीच नॉर्मल नहीं थी। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की पर्सनालिटी इतनी चेंज हो गई थी कि सबको लगता है कि अब ये बहुत मैच्योर हो गए हैं। और ये बात बड़े बड़े एजुकेटर भी कहते हैं, राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं, वो डिजर्व करते हैं। कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ। इसके बाद राहुल गांधी और भी बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और मोदी को कहते हैं अदानी और अंबानी मोदी की वजह से बड़े हुए हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए। और ये कहते हैं छोटे को बड़ा नहीं बल्कि बड़े को ही बड़ा करना चाहता है। राहुल गांधी अब सही चीज में आवाज उठा रहे थे। लगातार मीडिया उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उनकी आवाज आम नागरिक तक पहुंच जाती है। ये सब चीज देखने को मिलती है 2024 के इलेक्शन में, जहां पे कांग्रेस को 99 सीट मिलती है, जो 2019 से डबल थी। इवन कांग्रेस को 99 सीट मिलती है, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि बीजेपी सरकार 400 सीट की हवा भर रही थी। असल में उनको 250 सीट भी नहीं मिलती।
अब की बार 400 पार, अब की बार। इवन इस पर राहुल गांधी दोनों सीट से जीत जाते हैं, रायबरेली और वायनाड। भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अमेठी जहां पे पिछली बार हार गए थे, वहां पे उनका ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा देता है। अमेठी में ऐसा क्या हुआ? आप कह रही कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देते? नहीं बिल्कुल। लोग अब इनको सीरियस लेने लग गए थे और इसके बाद एक और मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है। इन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी और अमित शाह ने 400 पार होगी और स्टॉक ऊपर जाएगा, आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, और वो स्टॉक एकदम से क्रैश कर गया था। प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? और ये फिर से एक नया मुद्दा लेके आते हैं वोट चोरी का, जिसने पूरी काया पलट दी। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी। देखिए, जब राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेके आए थे तब किसी के पास इनका जवाब ही नहीं था। ना इलेक्शन कमीशन के पास जवाब था, ना ही मोदी के पास, इवन किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। और सबको ये बात सही लगने लगी थी क्योंकि अपोजिशन के पास कोई जवाब ही नहीं था। लोगों को लगता है सच में इन्होंने वोट चोरी किया ही होगा, इसीलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। कमाल की बात बताते हैं आपको, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार के इलेक्शन के नतीजे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बदल सकते हैं। इस टाइम पे राहुल गांधी ने इतना बड़ा वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, उसका अपोजिशन के पास कोई जवाब नहीं है और बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। इस वजह से बीजेपी सरकार अभी के टाइम में बहुत दिक्कत में आ गई है। वोट चोर, वोट चोर। राहुल गांधी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, उसे लगता है वो आज नहीं तो कल आने वाले टाइम में इंडिया के पीएम बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में राहुल गांधी इंडिया के पीएम बन सकते हैं या फिर नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर देना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।